हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की प्रिपरेशन कैसे आपको स्टार्ट करनी है। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं एक स्टूडेंट की। आप बताना कि आपकी स्टोरी से कितनी मिलती है। देखिए, एक बच्चा क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर उसने किया, 80% के अबव स्कोर किया तो उसको वो अच्छा मान रहा है। 90% स्कोर किया और बहुत एक्साइटमेंट के साथ कुछ स्टूडेंट ने क्लास 11th में पीसीएम लिया। अब पीसीएम जैसे ही उसने लिया और शुरुआत करी पढ़ने की तो उसको मज़ा आया। अरे वाह, पढ़ाई तो ये होती है और सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अरे केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, अरे मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, अरे वाह फिजिक्स ऐसा होता है। अच्छा, उसने पढ़ाई शुरू कर दी और क्या हुआ, कुछ एक आध महीने उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। अब वो आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया वो। और वो बच्चा जब ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो उसने क्या किया कि सोचा कि यार पढ़ लेंगे, दाएं हाथ का खेल है मेरा पीसीएम। तो उस बच्चे ने थोड़ी मस्ती शुरू कर दी, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना उसने थोड़ा कम कर दिया कि यार बाद में कवर कर लेंगे। जबकि उसे ये पता होना चाहिए था कि जब 10th से 11th में हम जंप करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। 10th में जो हमने सिलेबस पढ़ा 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है अगर हम हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दें तो। बट उससे पता था, उसे रियलाइज था, मोटी मोटी किताबें भी वो लेकर आया। बट शुरू में ये कहने लगा कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है तो अब जो है मैं कवर कर लूँगा, मुझे किसी का डर नहीं है। तो थोड़ा बहुत वो मस्ती में लगा और फिर क्या हुआ कि क्वार्टरली एग्ज़ाम आ गए और क्वार्टरली एग्ज़ाम जब आए तो उसको बहुत कम मार्क्स आए। फिर भी उसको फिक्र नहीं हुई कि भाई क्वार्टरली एग्ज़ाम ही आए, अभी हाफ ईयरली और एनुअल बाकी है। और इसी तरह से हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम का 1 मंथ पहले का सीन देखो, अब वो डरा हुआ है। अरे मेरा तो जो है 30% सिलेबस हुआ, मेरा 40% ही हुआ और इतना सारा सिलेबस बाकी है, अब मैं क्या करूँगा। अब वो जुगाड़ में लग जाता है, जैसे तैसे मेरी 11th निकले 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा मैं। तो ऐसा 90% स्टूडेंट्स के साथ होता है। आप बताइए, ये जो स्टोरी है थोड़ी बहुत आपसे मिलती है या नहीं अगर आप 12th में हैं तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपको 12th की पढ़ाई स्टार्ट करना है। जैसे मैंने मेरी स्टोरी ख़त्म की वहीं से मैं शुरू करूँगा कि क्लास 11th में बहुत से बच्चों के बेसिक्स छूट जाते हैं जो कि क्लास 12th में कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 12th शुरू करने से पहले उन्हें कंप्लीट करना ज़रूरी है ताकि क्लास 12th बहुत अच्छे से समझ में आए। हालांकि क्लास 12th की स्टडीज़ पहले से ही बच्चे शुरू कर देते हैं, बट उसके बावजूद भी फिजिक्स में बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है क्लास 12th शुरू करने से पहले। तो क्लास 11th के कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं उनकी मैं बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको वेक्टर्स चैप्टर जो आता है उसका रेजोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें छोटी मोटी चीज़ें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि आप 12th में मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे बट बायो वाले हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस। ये आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और स्पेशली जब आप एमपी बोर्ड में हैं तो, एमपी बोर्ड में है तो काम आने वाला है। सीबीएसई में होते तो नहीं आता क्या? आता, बिल्कुल आता। बट एमपी बोर्ड में हमें क्लास 12th फिजिक्स में 90% पेपर में डेरिवेशंस आते हैं और डेरिवेशंस हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मदद से ही कर पाते हैं। तो आपको ये बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगली बात करते हैं हम कि क्लास 12th आपकी लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 12th आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीढ़ी है। आपको क्या आगे आपका एम है, किस तरीके से किस फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लास 12th। तो अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो इमीडिएटली पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लास 12th के परसेंटेज बहुत सी जगह पर काम आते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ में काम आते हैं। अगर आपको बाहर जाना है और बाहर जो है अब्रॉड स्टडीज़ करना है तो क्लास 12th के परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। जेई वगैरह में इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, बट हर जगह पर
आपके क्लास 12th के परसेंटेज मायने रखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th में किस तरह से आपको 90% या 95% अचीव करना है या मेरिट लिस्ट में आना है। ये स्ट्रेटेजी जो मैं बताऊंगा उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना, आपके 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। तो सबसे पहली अगर हम बात करें कि आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करना चाहिए अगर आप एमपी बोर्ड में हैं, तो देखिए अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप नो डाउट नवबोध उठा लीजिए, नवबोध किताब ले लीजिए आप, और नवबोध किताब लेने के बाद में उसको पूरी एज इट इज नहीं पढ़ना है। अगर आप इस लॉकडाउन में घर पर पढ़ रहे हैं तो पूरी एज इट इज नहीं पढ़ना है, उसमें जो है आपको वीडियो लेक्चर्स देखिए आप यूट्यूब्स पर, और डेरिवेशंस कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खास डेरिवेशंस, क्योंकि वो बहुत मोटी किताब है और उसको आप जब पूरी करने के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सिलेबस बच जाएगा। इसलिए आप उसमें कुछ अच्छे डेरिवेशंस कर लीजिए, और अच्छे डेरिवेशंस कैसे होते हैं, कैसे उसको छांटते हैं, उस पर भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनसीईआरटी रट लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बार रीड कर लिया, आया तो आया समझ में, नहीं तो नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप उसको पढ़ रहे हैं और पढ़कर फिर सोच रहे हैं और सोचकर फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ये चीज़ होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। और अगर अगली हम बात करें मैथमेटिक्स की तो नो डाउट आप नूतन मैथमेटिक्स खरीद लीजिए, या फिर आप युगबोध या नवबोध मैथमेटिक्स भी खरीद सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर स्कूल्स में 90% स्कूल्स की अगर हम बात करें तो हमें नूतन मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार युगबोध मैथमेटिक्स भी पढ़ाई है, नवबोध जिसका नाम है अभी, उसमें ऐसा है कि एग्जाम्पल्स अच्छे दिए हुए हैं नवबोध मैथमेटिक्स में, और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। थोड़ा सा हो सकता है आपको एक्सरसाइज उसमें ज़्यादा लगे एज कंपेयर टू नूतन, बट दोनों की लगभग बराबर ही है, बट मुझे थोड़ी अच्छी लगी युगबोध या नवबोध मैथमेटिक्स। बट अगर आपके स्कूल में नूतन फॉलो कराते हैं तो नूतन भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी कर लेंगे तो इनफ रहेगा। जी हाँ, आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आप 85 to 90 मार्क्स लाने के लिए एबल हो जाएंगे, बट एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। एनसीईआरटी बहुत छोटी किताब है, हम उसको कैसे करेंगे हमें पता है कि एमपी बोर्ड के बच्चे कैसे करते हैं कि हाँ उसको एक बार कर लिया रट लिया बस, नहीं, इस तरह से नहीं करना है आपको एनसीईआरटी। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गई किताबें, अब अगर हम बात करें कि आगे आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर एबल हो जाएं हर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अभी के अभी कोशिश कीजिए कि पिछले 5, 7 या 10 साल के पेपर्स अरेंज हो जाएं, और जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं, मान लो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया, उसके पिछले 5 साल के या मिनिमम 7 साल के मैं बोलूँगा 7 इयर्स के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, एक क्वेश्चन। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन अटकता है, आप अपने टीचर से पूछिए या इंटरनेट पर उसका सॉल्यूशन निकालिए। 1 सेकेंड, तो इंटरनेट पर उसका सॉल्यूशन निकालिए, क्यों मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और वो रट डालिए। ठीक है, तो 7 साल के पेपर आप रट डालिए तीनों सब्जेक्ट के अंदर, और बल्कि मैं हिंदी और इंग्लिश का भी कहूँगा कि उसमें भी आपको पिछले 7 साल के पेपर को रट डालना है। अब अगर हम बात करें कि आपको आगे क्या करना है, तो आगे एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, शायद आपने अभी नहीं सोची होगी उसको, कि अभी के अभी आज ही आपको 5 सब्जेक्ट्स की परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन लेकर आना है, अभी के अभी लेकर आना है। आप सोचेंगे सर आप तो हमें बिगाड़ रहे हैं, परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन तो आखिरी में पढ़ी जाती है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए होती है। ऐसा मत सोचो आप। अगर मैं स्कूल में होता तो ये बच्चों को सलाह नहीं देता, बट मैं आपको एज अ 95% के अबव परसेंटेज लाने वाला देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी के अभी लाओ, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना है अपने को। डोंट डिपेंड ऑन परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन एंड एनी ऑफ द बुक लाइक दिस। इस तरीके से आपको
उस पर डिपेंड नहीं होना है। लाने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर का एक एक सवाल परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन का आप सॉल्व कीजिए और उसको रट डालिए। बिल्कुल कह रहा हूं, सॉल्व कीजिए, रट डालिए, सॉल्व कीजिए। एक भी सवाल एट द एंड ऑफ द ईयर आपका परीक्षा बोर्ड का ऐसा नहीं होना चाहिए या परीक्षा अध्ययन का जो आप सॉल्व ना कर चुके हों। अगर आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 90% तो आप यहीं से अचीव कर पाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर आपने अपना चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने में आप एफर्ट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और परीक्षा बोर्ड के अगर क्वेश्चन कर लिए तो 90% आपके कोई भी नहीं रोक सकता। बिलीव मी, इस बात का भरोसा कीजिए, क्योंकि कई बार एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। वो भी कितने क्वेश्चंस उठ के आते हैं, सारे के सारे, एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अलग आ गए या फिर एक डेरिवेशन थोड़ा अलग उठाकर दे दिया, बट उसके लिए भी तैयारी आप कर ही रहे हैं युग बोध में से। लेकिन आप अभी के अभी परीक्षा बोर्ड या अध्ययन उठा के लाइए, उसको अच्छे से सॉल्व करना शुरू करिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अगली बात, आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी है। योर सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड इन दिसंबर। दिसंबर में आपका सिलेबस फुल फ्लेज्ड तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स में, मैथ्स की अगर बात करूं मैं, मैथमेटिक्स में परीक्षा बोर्ड को 2 बार और सॉल्व करना है। अगर आपने परीक्षा बोर्ड एक बार दिसंबर तक कर ली, जो कि टाइम लगेगा क्योंकि पहली बार सिलेबस कर रहे हैं आप, उसके बाद कम से कम 2 बार और करना है। बच्चों, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा 11th में आ गए हैं आप, आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन छोड़ के आए और देखा कि ये क्वेश्चन तो हमने इतने महीने पहले पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसका आंसर दे पा रहे थे और ये चैप्टर अच्छे से ही था, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करा था हमने, बट अभी क्यों नहीं कर पाए हम? क्योंकि उसके बाद से उसको उठाकर ही नहीं देखा। जबकि उस टाइम पे जब हमने किया तो इतना पक्का था कि कोई भी नींद में से उठा के पूछ ले हम कर देंगे उसको, लेकिन फिर उसके बाद आप उसको एग्जाम में नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस बात को समझ लेना, रिवीजन बहुत बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है आपके लिए। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं हो सकती मैथमेटिक्स की जो रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन से वो चीज़ को आप पक्की करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाते हैं और इस बात के लिए एबल हो जाते हैं कि आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर ले, आप उस रिवीजन के माध्यम से उसको जवाब दे पाएंगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मेरी एक स्ट्रेटेजी में जो बच्चों को बार बार बताता हूँ वो ये है कि आपको रिवीजन किस तरह से करना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया, समझ लीजिए आपको रिवीजन का बर्डन खत्म हो जाएगा। 1 सेकेंड, सॉरी। तो रिवीजन का बर्डन आपका खत्म हो जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी है वो देखिए आप, कि आपने आज दिन भर में जो भी पढ़ा, दिन भर में जो भी पढ़ रहा, सोने से पहले 10 मिनट निकालना है अपने को। कितने? ओनली 10 to 15 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट निकालना है रात को सोने से पहले। और वो जो भी हमने पढ़ा है, डेरिवेशंस किए हैं, प्रैक्टिस की है, बस उसको पेज पलटाकर देखना है। बस पेज पलटाकर देखना है। कितना वक्त लगेगा? हार्डली 10 या 15 मिनट लगेंगे आपको वो रिवाइज करने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ पढ़ना है, बट आपको पेज पलटाना है और सिर्फ उस पर उंगली फेरना है जो आपने किया है। तो बिलीव मी, ये आपको छोटी चीज़ लग रही होगी अभी, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका इंपॉर्टेंस आपको अगले एग्जाम में समझ आ जाएगा। 3 मंथली में आप कमेंट करके बताना इसी वीडियो के नीचे कि ये क्या कैसी स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद आपको बनाना है बच्चों वीकली रिवीजन डे। आप संडे का बना सकते हैं, आपको कोई भी दिन अच्छा लगे वो बना सकते हैं आप। उसमें आपको क्या करना है, संडे का जो भी दिन रहेगा आपका वीकली रिवीजन डे, उसमें आपको 2 या 3 घंटे निकालने हैं। संडे को 2 या 3 घंटे निकालने हैं और उन 2-3 घंटों के अंदर जो पूरे हफ्ते में हमने पढ़ा है हर सब्जेक्ट का, उसको सिर्फ पेज पलटाकर देखना है, सिर्फ उस पर जो है हाथ फेरना है। क्योंकि बार बार वो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा ना, तो वो परमानेंटली बैठ जाएगा और एटलीस्ट एग्जाम तक तो बैठ ही जाएगा। इस बात को लिख कर रख लीजिए आप।
फिर उसके बाद अगली मेरी स्टेप रहती है मंथली रिवीजन डे। मंथली रिवीजन का या तो एक दिन कोई निकालो आप या फिर 2 दिन निकालिए। उन 1 या 2 दिन के अंदर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जो पूरे महीने में पढ़ा है उस एक दिन में बैठकर उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बस। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। वो मंथली टेस्ट होते होंगे तो उसमें तो पढ़ ही लेते होंगे हम। फिर उसके बाद में क्वार्टरली रिवीजन आता है जो कि एग्जाम के टाइम पे आप करते ही हैं, फिर हाफ ईयरली और फिर एनुअल रिवीजन। इससे आपके रिवीजन का आधा एफर्ट खत्म हो जाएगा। जो आप एफर्ट्स अभी लगा रहे हैं रिवीजन के लिए, लगाते हैं और लगाते हैं बच्चे, बाद में समझ नहीं आता और रिवीजन बहुत बर्डन हो जाता है, वो बर्डन खत्म हो जाएगा अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे आप तो। इन बातों का ध्यान रखिए, आपकी बोर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है बच्चों। हाँ, और रिवीजन किस चीज़ का करना है आपको? रिवीजन जो आपने खुद नोट्स बनाए हैं उसका करना है। वेल प्रिपेयर्ड नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी हैंड राइटिंग में आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है नोट्स। किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, उससे मैं नोट्स ले लूँगा, वहाँ से मिल जाएंगे, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, मुझे नोट्स मिल जाएंगे। नहीं, अगर आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आपके नोट्स आपको बनाने हैं और उसी का रिवीजन करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से आपको रिवीजन करना है। उसके बाद अगर अगली बात करें हम दूसरे सब्जेक्ट्स की, जैसे आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश, इनको छोड़ना नहीं है। जनरली बच्चे इनको छोड़ देते हैं, आखिरी में पढ़ेंगे, छुट्टियां मिलेगी उसमें पढ़ेंगे, और जब आखिर में एग्जाम्स की छुट्टियां होंगी उसमें पढ़ेंगे। बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और इनमें थोड़ा एफर्ट लगाकर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और इसके थ्रू आप अपने जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अगर आप स्पेशल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं, तो लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है, एक ड्रामा है एक फिक्शन है, जिसमें एक द सिल्वर बॉक्स करके है और एक है स्वामीनाथन वाला चैप्टर। वो बहुत अच्छे से कर लो, उसकी समरी पढ़ लो, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लो। थोड़े बड़े चैप्टर हैं लेकिन 15-15 मार्क्स के चैप्टर हैं। ये 2 चैप्टर आखिरी के आप कर लेंगे तो आपके 30 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। इन्हें कर लीजिए बहुत अच्छे से पहले। फिर उसके अलावा थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ते रहिए, लिटरेचर पढ़ते रहिए, तो ये समझ लीजिए इंग्लिश के लिए भी आप तैयार होते रहेंगे और हिंदी में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ते ही रहना पड़ेगा अभी से, वरना आखिरी में आप जो है फिर उतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे जितने आप सोच रहे हैं। हाँ, बहुत सिंपल है हिंदी में मार्क्स लाना, 80 मार्क्स लाना सिंपल है, 85 लाना सिंपल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 90 मार्क्स लेकर आऊँ, तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा। देखो, इंग्लिश हिंदी पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, जो आपको फ्री वक्त मिल रहा है उसमें किताब उठाइए और जो भी आपकी रेफरेंस बुक है जो भी है, और उसको बस ऐसे रीड कीजिए। आप लेटे हुए हैं उसको रीड कीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स को, और आप जो है फ्री बैठे हुए हैं रीड कीजिए विदाउट एनी बर्डन। जैसे हम सीरियसली होकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे सीरियसली होकर आपको नहीं पढ़ना है हिंदी इंग्लिश। अगर आप ऐसे ही पढ़ देंगे तो आपको लास्ट में प्रिपेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको 90-95% स्कोर अचीव करना है। ये आपको टिप्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।